पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था वे रिएक्शंस जिनमें अभिकारक समान होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स आर सेम। आपको याद होगा सेकंड ऑर्डर की मैंने डेफिनेशन दी थी, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है तब वो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसका पहला एग्जांपल हम देख चुके थे, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, यानी कि 2A इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हमें देखना है व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जब अभिकारक भिन्न भिन्न हो। व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, इसका मतलब व्हेन A प्लस B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट लेके चले हैं, एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज A मोल पर लीटर एंड B इज B मोल पर लीटर एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वाज 0। माना प्रारंभ में जब t बराबर 0 समय था, A की सांद्रता कितनी है, A मोल प्रति लीटर, और B की सांद्रता B मोल प्रति लीटर, और प्रोडक्ट 0 था। एट टाइम t इक्वल टू t इसके x मोल डिसोसिएट हो गए, इसके भी x मोल डिसोसिएट हो गए और ये x बन गए। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रह गई इसकी, A माइनस एक्स, इसकी कितनी रह गई, B माइनस एक्स, और ये हो गई x। अब याद हो तो हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A की कितनी है, A माइनस एक्स, इस पर t टाइम पर, और B की कितनी है, B माइनस एक्स। तो dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स B माइनस एक्स, या फिर dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 dt। हमने क्या किया, इस A माइनस एक्स और B माइनस एक्स को इधर ले आए, dt इधर ले गए, तो dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स ये बराबर क्या आ गया, K2 dt। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अवकलित रूप कहलाता है जब अभिकारक भिन्न भिन्न हो। अब क्या करेंगे इसका, जैसे पहले किया था इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इंटीग्रेशन से पहले हम एक और काम करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, यानी कि आंशिक भिन्न बना लेते हैं। तो आंशिक भिन्न जैसे आप जानते हैं, यदि हम यहाँ लिखें 1 अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं 1 अपॉन A माइनस B, 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। जब कभी भी 1 अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन A माइनस B, 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स। तो अब इसकी जगह ये रखना है, तो क्या आएगा, ये इसको समझे, यहाँ जाकर लिखेंगे मानो dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, इसको भी कहते हैं dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन A माइनस B, अंदर क्या आएगा, dx अपॉन B माइनस एक्स माइनस dx अपॉन A माइनस एक्स। बात समझ रहे, यहाँ अगर dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, 1 अपॉन A माइनस B, ये 1 अपॉन A माइनस B, इसका डिफरेंशिएशन किया dx अपॉन B माइनस एक्स माइनस dx अपॉन A माइनस एक्स। इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और B इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B है, और ये चूंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कांस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम क्या करें, इंटीग्रेशन या फिर हम समाकलन करते हैं। तो देखो क्या आएगा, हाँ
तो देखिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/a माइनस बी डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और इस वैल्यू क्या था ये k2t, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और यहाँ इंटीग्रेशन। इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है और k2 कांस्टेंट है, इसलिए इसका नहीं किया। तो यहाँ क्या आएगा 1/a माइनस बी, इसका क्या होगा माइनस लॉगरिथम ऑफ b माइनस एक्स, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस c। जैसा कि पहले भी कहा था, ये इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स हो रहा है, तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे जो c होगा। तो यहाँ आ गया 1/a माइनस बी माइनस लॉगरिथम ऑफ b माइनस एक्स माइनस लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस c। अब याद कर, पहले क्या कहा था हमने, कंडीशंस लगाएंगे, व्हेन t बराबर 0 x बराबर 0, जब t बराबर 0 है तो x बराबर 0, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या आया 1/a माइनस बी माइनस लॉगरिथम ऑफ b प्लस लॉगरिथम ऑफ a, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, इज इक्वल टू k2 इंटू 0, तो ये t बराबर 0 तो 0 प्लस c, या c इक्वल टू क्या आ गया 1/a माइनस बी, यहाँ लॉग इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन बी, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो लगेगा a अपॉन बी आ गया, इज इक्वल टू c, c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में, तो c इक्वल टू 1/b a माइनस बी लॉग a अपॉन बी। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वाली वैल्यू c को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो देखो क्या आएगा 1/a माइनस बी, इसको भी वो कैसा लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया k2t, और c की वैल्यू क्या आ गई प्लस 1/a माइनस बी लॉग a अपॉन बी। यहाँ तक बात समझ में आई अच्छी तरह से। हमने क्या किया कि ये जो c की वैल्यू थी ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इस पूरी इक्वेशन में हमने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब आगे देखें, इस k2t को इधर लाते हैं, इसको वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो k2t तो ये ऐसे ऐसे आ गया k2t, ये बराबर क्या आया, ये 1/a माइनस बी a अपॉन बी है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा ये b अपॉन a, और 1/a माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर लॉग b अपॉन a, ये जो a अपॉन बी था यहाँ जाकर क्या हो गया ये b अपॉन a, और यहाँ आ गया प्लस लॉग a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, या इनको एक साथ लिखना हो तो हम लिखेंगे k2 इज इक्वल टू k2t इज इक्वल टू 1/a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं k2 को यहाँ लेने दीजिए, t को नीचे ले जाए तो 1/t, ये a माइनस बी, ये a माइनस बी आ गया, अंदर क्या बचा लॉग b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, या इन द लास्ट k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब log टू द बेस को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जाएगा 2.303 a माइनस बी, अब ये लॉग हो जाएगा b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। तो क्या समझ आया हमारे कि यदि आपसे कोई कहे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन निकालिए व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, और फिर उसका इंटीग्रेशन फॉर्म निकालना हो, तो क्या आएगा k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। यहाँ समझें k2 क्या है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, t टाइम, a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, a
बी यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी, और ए माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए की टी समय पर बची हुई सांद्रता, और बी माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, बी की टी समय पर बची हुई सांद्रता। तो आपसे अगर कोई कहता है कि दो रिएक्टेंट जब अलग अलग हैं और उनका रेट कांस्टेंट निकालिए, उनके रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन निकालिए, तो आपको लिखना पड़ेगा K2 = 2.03 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये पूरा डेरिवेशन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब लिखना पड़ेगा। और याद हो आपको, हमने जब व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम निकाला था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, तब निकाला था K2 = 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो दोनों को ध्यान से समझ लें, रिएक्टेंट सेम है तब तो आएगा K2 = 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और यदि रिएक्टेंट डिफरेंट है, यानी ए और बी अलग अलग रिएक्टेंट लिए गए हैं, तब आएगा K2 = 2.03 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स।